हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता ही है अपनी रामायण टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसका जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 है उसका वो टेस्ट लग चुका है। तो वो टेस्ट आपके 22/4/2021 को लगा था। तो वो उसका टेस्ट समाप्त हो चुका है। तो उसकी आज हम ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, एक 3 फेज लाइन में एक चालक टूट जाए तो भार को डैश प्रदाय वोल्टा मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप कोई 3 फेज की लाइन है, तो अगर उसमें कोई चालक टूट जाता है या कोई एक चालक टूट जाए तो क्या अपन को कितनी फेज लाइन मिलेगी, वो भी एक फेज। तो दोस्तों जो उसका हमने करेक्ट आंसर माना गया था वो हमारा सी ऑप्शन था। तो जो उसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था आपको पता है। तो अपना जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और जो दोस्तों वैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जैसे कि कोई अपनी कोई लाइन है, अगर वो 2 फेज की है तो उसमें जो फेज कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। अगर 2 फेजों की लाइन है तो उसका फेज कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अगर वो कोई 3 फेज की लाइन है तो उसका फेज कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक एसी 128 ट्रांजिस्टर में अक्सर ए क्या संकेत करता है। तो दोस्तों जो एक एसी 128 ट्रांजिस्टर में अक्सर ए क्या संकेत करता है, जो दोस्तों वो अक्सर ए जर्मेनियम को संकेत करता है। किसको? जर्मेनियम को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम से करेक्ट आंसर है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अपना अक्षर ए है तो अक्षर ए को कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन? जर्मेनियम से। तो ये जर्मेनियम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अक्षर है बी, तो बी अक्षर को कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन? सिलिकॉन से। तीसरा है सी, तो सी को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? गैलियम आर्सेनिक से। तो तीसरे को गैलियम आर्सेनिक। और चौथा है आर, तो आर को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? कैडमियम सल्फाइड से। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है तो इसको आपको याद रखना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन, हमने आपको तीसरे क्वेश्चन में पूछा था कि तार कुंडलिक परिवर्तनशील प्रतिरोध प्राय बना होता है। तो दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि जो परिवर्तनशील प्रतिरोध होते हैं वो काय का बना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमने माना था वो होता है टंगस्टन। तो दोस्तों जो वो टंगस्टन से बने होते हैं। और ये आपको जो इमेज दिख रही है परिवर्तनशील प्रतिरोध, अगर आपने देखा नहीं है कहीं तो ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है। और उसका उपयोग आपको पता है, हम जैसे रेगुलेटर के अंदर जो उपयोग करते हैं वो परिवर्तनशील प्रतिरोध का ही यूज में लेते हैं। रेगुलेटर के अंदर फैन रेगुलेटर होता है उसके अंदर। और दोस्तों जैसे कि आपके जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध आपको पता है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बन प्रतिरोध होता है, एक वायरबंध प्रतिरोध होता है। तो कार्बन प्रतिरोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियत होता है, एक परिवर्तनशील होता है। तो वो तो कार्बन का ही बना होता है। और जो लेकिन वायरबंध प्रतिरोध होता है तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नियत होता है, एक कौन सा होता है? परिवर्तनशील। तो ये दो प्रकार के आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, एक ऐसी परिपथ में सक्रिय वह अनुमानित शक्ति का परिमाण परिपथ का शक्ति गुणक क्या है। तो दोस्तों ये आपका फिक्स क्वेश्चन है। तो इसका शक्ति गुणक आपको पता है एक ही होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या होता है आपका? तो दोस्तों इकाई होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था हमने, एक बी वाई 127 डायोड के बराबर जेडी डायोड का नंबर होता है। तो दोस्तों इसका जो ये निकालना है, ये जेडी डायोड का जो नंबर है वो आपको याद रखना है, वो IN 4007 होता है। क्या होता है? IN 4007। तो दोस्तों ये आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है। ये फिक्स क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको कुछ पूछे जाते हैं तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसे पूछा गया है, एक वितरण उपकरणों में अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए शक्ति गुणक का मान होगा। तो जो शक्ति वितरण होते हैं उपकरणों के अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग करने के लिए शक्ति गुणक का जो मान होता है वो होता है आपका इकाई। क्या होता है? इकाई। तो दोस्तों आप क्या याद रखना है आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इकाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपसे पूछा गया था, एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा। तो दोस्तों उसका खुला परिपथ जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट से अधिक होगी, जब भी तो उसका खुला परिपथ की बात ही कार्य करेगा। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, भारतीय विद्युत नियम अनुसार एक वॉशिंग मशीन व स्विच बोर्ड के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो भारतीय विद्युत नियम अनुसार जो वॉशिंग मशीन व स्विच बोर्ड के बीच न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो आपके 2.5 मीटर की होनी चाहिए। यानी कि 2.5 मीटर की जो दूरी है वो न्यूनतम होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है ये। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा के विरोध में संधारित्र द्वारा उपस्थित की गई बाधा को कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई जो प्रत्यावर्ती के सर्किट के अंदर संधारित्र द्वारा उपस्थित की बाधा को अपन क्या कहते हैं? धारिता प्रतिघात, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो इसका प्रतीक होता है वो होता है आपका XC। क्या होता है इसका प्रतीक? XC। तो इसका प्रतीक XC आपको याद रखना है। उसके बाद जो इसका मात्रक होता है वो होता है आपके ओम। जो इसका मात्रक होता है वो ओम। तो ये आपको याद रखना है, ये दो चीज़ें हैं तो याद रखने हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका
सी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक परिणामीत्र की द्वितीयक के सिरों पर आरएमएस वोल्टा का मान 6 वोल्ट है, इसका शिखर मान होगा। तो दोस्तों इसका कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, जो आपका जो शिखर मान होता है वो क्या होता है, वी मैक्सिमम गुना 1.414 करना था। उसके बाद में जो आपका आंसर आता है, आपका 6 को 1.414 से गुना करते हैं अपन, तो जो आपका मान आता है वो आपका 8.5 वोल्ट आता। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको सारे कैलकुलेशन करनी थी। तो आप समझ गए होंगे। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेनर डायोड में धारा का मान को डैश करते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो जेनर डायोड में धारा के मान को डैश, यानी कि डैश यानी कि भार परिपथ के प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित होती है। जो धारा का मान होता है जेनर डायोड के अंदर, जो उसमें करंट के जो मान को अपन भार परिपथ के अंदर प्रतिरोध जोड़कर नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, भार परिपथ में प्रतिरोध जोड़कर नियंत्रित करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों जो जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, किस तरह का, इस तरह का जेनर डायोड का सिंबल होता है। और जो जेनर डायोड जो हकीकत में जो दिखाई देता है, जो परसेंट में जो दिखाई देता है, उसका ये डायग्राम है। तो दोस्तों ये आपको, आपने अगर देखा नहीं तो ये हमने आपको बता दिया है, इस तरह का दिखाई देता है जेनर डायोड। तो आइए हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि एक पीएन संधि डायोड की डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, यानी कि इसमें पूछा गया कि एक पीएन संधि डायोड की डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई उसके क्या होती है, उत्क्रम बायस पर बढ़ती है। यानी कि जो अपन बायस बढ़ती है, यानी कि जो अपन अगर अगर रिवर्स वाइज हुआ तो बढ़ेगी और फॉरवर्ड वाइज हुआ तो घटेगी। तो दोस्तों ये आपके कुछ पॉइंट है, मैंने आपको जो नोटिस बता दिया है। ये होता है आपके, अगर फॉरवर्ड वाइज में हुआ तो जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है घटती है, क्या होती है, घटती है। और इसी अवस्था में आपको जो डायोड है वो कार्य करता है। और जो रिवर्स वाइज होता है, रिवर्स वाइज में जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है वो क्या है, बढ़ती है, यानी कि वो अचानक की बात ही कार्य करता है। तो इस अवस्था में जो डायोड्स होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब शक्ति गुणक में सुधार होता है तो भार को प्रदाय लैगिंग प्रतिकारक शक्ति में डैश होती है। तो दोस्तों जब अपन शक्ति गुणक में सुधार करते हैं तो सुधार किसकी सहायता से करते हैं अपन शक्ति गुणक में, या तो कैपेसिटर की सहायता से या सिंक्रोनस मोटर, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर का भी यूज पावर फैक्टर सुधारने के लिए करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो पश्चिगामी शक्ति होती है, यानी कि पश्चिगामी शक्ति होती है, तो उसको अपन कम करेंगे, जब भी तो उसके अंदर जो शक्ति कारक में सुधार होगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको दोस्तों आपको याद रखना है कि कैपेसिटर यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। एक तो होता है आपका कैपेसिटर और दूसरा होता है आपका सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है पावर फैक्टर सुधारने के लिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसी परिपथ की धारिता प्रतिघात में वृद्धि कर सकते हैं। तो धारिता प्रतिघात में वृद्धि कैसे कर सकते हैं अपन, कुल धारिता में कमी करके, तो कुल धारिता जो होगी उसमें कमी करके तो अपन वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। और दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्मूला से समझना है तो दोस्तों अपन कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स सी बराबर 1/2 पाई FC। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर अपन ये कुल धारिता होती है तो इस धारिता में अपन, तो इसको अपन कमी करेंगे तो ये वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप इससे भी ऐसे समझ सकते हो, अगर अपन कैपेसिटर को घटाएंगे, कैपेसिटेंस को घटाएंगे तो क्या धारिता प्रतिघात का मान बढ़ता है। और अगर अपन इसका मान घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। तो ये आपका कुछ कैलकुलेशन होती है फॉर्मूले से। तो ये आपको समझने की कुछ ट्रिक है, तो इससे आप समझ जाना। तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपका, इसमें आपसे पूछा गया था कि बोहर की परमाणु थ्योरी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन डैश की कक्षा में प्रचलित होता है। तो डैश क्या है, एक निश्चित कक्षा में प्रचलित होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपका नाभिक हो गया। तो दोस्तों एक ये आपका नाभिक हो गया और ये कक्षा हो गई। तो कक्षा के अंदर ये आपके इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे। तो ये एक निश्चित कक्षा में तो प्रचलित करते हैं, एक निश्चित है, एक नियत प्रचलित में तो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप समझ के क्वेश्चन करें करो तो आपका पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका टिक लगाना था आपको। उसके बाद में आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः डैश वाले वाट मीटर उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सामान्यतः कौन से वाट मीटर का अपन यूज में लेते हैं। तो दोस्तों अपन इलेक्ट्रो डायनमो वाट मीटर का यूज में लेते हैं। कौन सी मीटर का यूज लेते हैं, इलेक्ट्रो डायनमो वाट मीटर, इलेक्ट्रो डायनमो वाट मीटर का यूज में लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है उस करेक्ट है। तो जी आपका कुछ डायग्राम है वाट मीटर का। तो दोस्तों जो वाट मीटर होता है उसमें
आपके दो कुंडली होती है, एक तो करंट कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल होती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना था। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि एक सीआरओ के क्षैतिज प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य होता है तो कंपनदर्शी के पर्दे पर बिंदु होता है। तो कंपनदर्शी के पर्दे पर आपको बिंदु पूछ रहा था कहाँ पे होता है। अगर क्षैतिज प्लेटों के विभवांतर का मान शून्य, अगर क्षैतिज प्लेटों के विभवांतर का मान शून्य हो गया, जो वोल्टेज का जो कंपनदर्शी के जो पर्दे पर बिंदु होता है उसका जो मान होगा वो शून्य पर होगा, यानी कि मध्य के अंदर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया ये आपका सीआरओ है। सीआरओ की जो फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है, ये आपको याद रखना है। इसको अपन दोलनदर्शी के नाम से भी जाना जाता है या कंपनदर्शी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो इसकी प्लेट है इसको अपन क्या कहते हैं, सीआरटी। तो ये सीआरटी जो होती है ये आपका सीआरओ का हृदय होती है। तो ये सीआरओ का हृदय होती है, तो ये आपको याद रखना था। उसके बाद में क्या है, इसके जो आपको पता है अगर वो उसका मान 37 प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान अगर शून्य रहता है तो किस में होती है, वो मध्य के अंदर होती है। तो याद रखना है ये आपका मध्य के अंदर होती है। तो बिंदु ये ऐसे आपको डायग्राम देख के मैंने आपको बता दिया है तो आपको याद रहेगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कार्बन परिवर्तनशील प्रतिरोध पाए जाते हैं। तो कार्बन परिवर्तनशील प्रतिरोध जो होते हैं वो डबल रोटरी कंट्रोल प्रकार का भी होता है, रोटरी प्रकार का भी होता है, स्लाइडिंग प्रकार का भी होता है और उपरोक्त सभी। तो वो आपके जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, वो सभी प्रकार के होते हैं। और जो कार्बन परिवर्तनशील जो प्रतिरोध होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, किस तरह से, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है इसका डायग्राम कैसा होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग होती है। तो दोस्तों जो आपके प्राथमिक सेल की जो दक्षता होती है वो 70% होती है। कितनी होती है, 70% होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक सममितीय एक वेव फॉर्म के लिए एक पूर्ण चक्र का औसत मान होता है। तो दोस्तों जो पूर्ण चक्र का जो औसत मान होता है एक वेव, पूरी वेव फॉर्म के लिए तो वो होता है शून्य है। तो दोस्तों ये एक फिक्स क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है क्या होता है, शून्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक थ्री फेज चार तार प्रणाली में असंतुलित भार को मापने के लिए न्यूनतम वाट मीटर की संख्या होनी चाहिए। दोस्तों न्यूनतम वाट मीटर की जो संख्या होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए असंतुलित भार को मापने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो एक सबसे पहले अपने वाट मीटर होते हैं अपने 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एक जो वाट मीटर थ्री फेज लाइन में जो मापने भार को मापने की जो विधि होती है तो वो 3 प्रकार की होती है। एक तो 1 वाट मीटर विधि, एक 2 वाट मीटर विधि, एक 3 वाट मीटर विधि। तो 1 वाट मीटर विधि का उपयोग यूज अपन स्टार डेल्टा संयोजन में केवल संतुलित, और इसमें करते हैं केवल स्टार डेल्टा संयोजन के अंदर केवल संतुलित लोड के लिए करते हैं। किसके लिए, संतुलित लोड के लिए करते हैं। किस विधि का यूज अपन, 1 वाट मीटर विधि का यूज। उसके बाद में आती है अपने 2 वाट मीटर विधि। तो 2 वाट मीटर विधि का यूज अपन स्टार डेल्टा के अंदर करते हैं, दोनों संयोजन में करते हैं। स्टार डेल्टा दोनों संयोजन के अंदर किया जाता है और संतुलित असंतुलित लोड के लिए इसका यूज में किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला यूज होने वाली विधि है वो आपकी 2 वाट मीटर विधि ही है। कौन सी विधि, 2 वाट मीटर विधि। और तीसरी जो विधि आती है आपकी 3 वाट मीटर विधि, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो करेक्ट आंसर माना गया है किसमें, स्टार संयोजन में और केवल असंतुलित भार को मापने के लिए। यानी कि 4 तार प्रणाली, 4 तार प्रणाली कौन सी होगी, स्टार स्टार प्रणाली हो गई। और केवल असंतुलित भार को मापने के लिए ही इसका यूज में लिया जाता है। कौन सी वाट मीटर विधि का, 3 वाट मीटर विधि का। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। इसके बाद आपसे पूछा गया है शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग होती है। तो शुद्ध सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है वो 6000 ओम सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 6000 ओम सेंटीमीटर होती है। यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 किलो ओम होता है। क्या होता है, 1 किलो ओम। यानी कि जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों कुछ इसके अंदर मैं मोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला मोस्ट है, मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है। मानव शरीर का जो सामान्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1000 ओम। दूसरा है गीली त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, जो गीली त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका भी 1000 ही ओम होता है। तो तीसरा आपका जो भीत भीतरी शरीर का प्रतिरोध होता है वो 400 से 600 ओम के लगभग होता है। कितना होता है, 400 से 600 ओम के लगभग। चौथा है कान से कान का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका 100 ओम। कितना होता है, 100 ओम। पांचवा है आपका शुष्क त्वचा का प्रतिरोध होता है। कितना होता है, शुष्क जो त्वचा होती है उसका प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम से 600 किलो ओम। कितना होता है, 100 किलो ओम से 600 किलो ओम होता है। तो दोस्तों ये आप कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे दो फेज जनरेटर में
दो फेज या वाइंडिंग के बीच विद्युतीय विस्थापन डैश विद्युत डिग्री के अंतर पर होता है। तो जो अंतर होता है वो 90 डिग्री के अंतर पर होता है। कौन सी कितने पर? 90 डिग्री के अंतर, यानी कि ये ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्यूबलाइट परिपथ में चौक का दूसरा कार्य होता है। तो ट्यूबलाइट परिपथ में जो चौक का दूसरा कार्य होता है वो होता है आपका शक्ति गुणक में सुधार करना। क्या होता है? शक्ति गुणक में सुधार करना। तो शक्ति गुणक में सुधार करना से क्या होता है? दूसरा कार्य होता है। तो दोस्तों जो इसका कार्य होता है वो शक्ति गुणक में सुधार करना जो माना गया था वो बिल्कुल सही है। शक्ति गुणक में भी सुधार करता है। और दोस्तों जो उसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल वो भी सही है। वो क्या करता है? स्टार्टिंग के बाद धारा का नियंत्रण भी करता है। जो क्या करता है? स्टार्टिंग के बाद धारा का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन माना गया है वो आपका बी ऑप्शन माना गया है, लेकिन जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो बी ऑप्शन है कुछ इसके अंदर ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो चौक होता है, चौक क्या होता है? वो एक स्वयं प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। चौक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौक जो होता है स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या होता है, जो उसके बाद में जो ट्यूब जब स्टार्ट होती है, जब आपकी ट्यूबलाइट जब स्टार्ट होती है उस समय यह उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या करता है? चौक जो होता है उस समय उच्च वोल्टता का उत्पन्न करता है, जिससे ट्यूब में आर्गन गैस व पारे के कणों के आयनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया, जो आयनन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रचलित हो जाती है, यानी कि प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट, जब आपकी ट्यूब जब सामान्य रूप से कार्य करती है, जब आपकी ट्यूब है जब सामान्य रूप से यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, जब कार्य करती है, तो वो तो क्या करता है? चौक क्या करता है? उसे प्रेरण के द्वारा सामान्य वोल्टता क्या करता है? क्या कराता है? उसको प्रोड्यूस कराता है, यानी कि सामान्य वोल्टेज देता रहता है, प्रदान कराता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ये मोस्ट है, तो ये मोस्ट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या है? इसी तरह जो चौक ट्यूब में वोल्टेज को नियंत्रित करता है, वह स्टार्टिंग के बाद धारा को भी नियंत्रित करता है। इसी तरह जो चौक होता है वो ट्यूब लाइट के अंदर वोल्टेज को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद में क्या करता है? वो स्टार्टिंग के बाद धारा को भी नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो आपका जो माना गया था वो है आपका बी ऑप्शन। तो भी ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने थे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से डैश का ईएससी का मान अधिक होता है, यानी कि कौन से का ईएससी का, यानी कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईएससी की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होती है। आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपकी किसी भी फुल फॉर्म होती है, ईएससी की फुल फॉर्म होती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको मैंने एक सारणी बना दी है, जो आपके ऑप्शन में दे रखी है उसकी सारणी मैंने आपको क्रिएट कर दी है। तो इसमें आपसे आप देख सकते हो कि किसका ज़्यादा है, आपका चांदी का। तो जो चांदी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में जैसे कि ये तांबा दे रखा है, तांबे का कितना? 31.78 है, यानी कि 78 है। उसके बाद में चांदी का 107.88 है। उसके बाद में निकल का 29.34 है, यानी कि ये आपको कुछ पॉइंट यह है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आपसे 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पीसीबी का निर्माण करते समय ताम्र लेपित प्लेट का परिपथ का खाका तैयार करने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? इंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंचिंग कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने पीसीबी प्लेट नहीं देखी है तो ये आपको मैंने इमेज दिखा दी है, तो ये इमेज आपको याद रखनी है। तो पीसीबी कैसी दिखाई देती है तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुख्य स्विच बोर्ड व ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई डैश से अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों जो मुख्य स्विच बोर्ड व ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो उसकी फर्श से ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होनी चाहिए। किससे? 2 मीटर से अधिक होनी चाहिए। जो ऑप्शन नंबर जो भी आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि चौक के कारण ट्यूब लैंप परिपथ का शक्ति गुणक होता है, यानी कि जो ट्यूबलाइट परिपथ का शक्ति गुणक होता है जो चौक के कारण वो होता है आपका पश्चगामी। क्या होता है? पश्चगामी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होता है आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में जो पश्चगामी क्यों होता है तो उसकी कुछ मैंने आपको डेफिनेशन कुछ लिखी है, तो वो आपको याद रखनी है। क्या होता है? जैसे कि चौक में ट्रांसफार्मर की समान कुंडली होती है। चौक में होती है क्या है? वो छोटा प्रकार का ट्रांसफार्मर ही होता है, इसके समान उसमें ट्रांसफार्मर के समान इसमें कुंडलियाँ होती है, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है? वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर की भांति ही कार्य करता है, यानी कि इंडक्टिव परिपथ की, यानी कि एक इंडक्टर के भांति कार्य करता है। इसलिए इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग। तो ये आपको याद रखना है। अपन चौक को जो चौक होता है उसको अपन छोटे प्रकार का ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। उसके बाद में अपने जो ऑप्शन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है, ट्रांजिस्टर पर अंकित दूसरा अक्षर यदि एफ है हो तो यह होता है। तो दोस्तों अगर दूसरा अक्षर यदि एफ है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे कि अपने है, तो इसमें दूसरा अक्षर क्या है? एफ।
तो ये क्या दर्शाता है? उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर। जो ए है, तो मैंने आपको बताया था ए किसको दर्शाता है? जर्मेनियम को। किसको? जर्मेनियम को दर्शाता है ए। तो जो ए होता है वो जर्मेनियम को दर्शाता है, जो एफ होता है वो किसको दर्शाता है? उच्च आवर्ती ट्रांजिस्टर को। अगर आपको ये कोडिंग ट्रांजिस्टर की कोडिंग आपको समझनी है, अगर आपको ये ट्रांजिस्टर की कोडिंग समझनी है तो आप हमारे हमने एक ट्रांजिस्टर की कोडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हो। तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि इसकी जो कोडिंग है वो किस तरह की होती है। उसके बाद में आपका यह हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आप जैसे ही हमारे टेस्ट देना चाहते हो, रामबन टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो हम आपसे आज की वीडियो से विदा लेते हैं और ऐसे ही हम टेस्ट लेते रहेंगे। तो उसका हम आपको इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएंगी। तो तो आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।